से आपके सामने आ चुका है। तो ये भी आप इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन, वाई बिकॉज काफी सारा पोर्शन जो है वो माइनस भी हो गया है, आपके ऊपर जो बर्डन है थोड़ा सा कम हुआ है। अब जो है आफ्टर एग्जामिनेशन और पीएमडीसी के सिलेबस के बाद हम पैटर्न इस तरह से रखते हैं कि हमारे साथ जैसे हाफ एंट्री स्टूडेंट्स वो भी बैठे हैं उस प्रिपरेशन के, हाफ के प्लस फुल के। तो अभी जिस तरह से हम शुरू करेंगे, फर्स्ट ईयर का सिलेबस शुरू करेंगे जिसमें दोनों स्टूडेंट्स जैसे वो पढ़ रहे हैं। स्पेशली जैसे एक सवाल है, वेरी कॉमन है, स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि हम फर्स्ट ईयर का कौन सा सिलेबस फॉलो करें। जाहिर है आपने फर्स्ट ईयर जब पढ़ा था तो आपके लिए जो है वो एसटीबी बुक, ओल्ड एसटीबी बुक है, अभी तक वो ओल्ड एसटीबी है, वही आपने सिलेबस पढ़ा है और वही आगे आपको कंटिन्यू करना है। इस हवाले से अभी तक पीएमसी की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है, पर आप एक अंडरस्टूड बात है, आपने पढ़ाई हुई है तो आपको वही फॉलो करना चाहिए। जो न्यू अभी बैच है फर्स्ट ईयर की, उसके लिए है ही न्यू बुक है एसटीबी का, और न्यू बुक और ओल्ड बुक जो उनके अंदर काफी सारी जो है रिजेम्बलेंस मौजूद है। जो जहाँ पे फर्क होगा उसके लिए मैं अलग से एक क्लास लूंगा हाफ एंट्री स्टूडेंट्स के लिए। जो टॉपिक यहाँ से हम फुल में जो पढ़ेंगे उसका मैं अलग से लूंगा, जो पुराने सिलेबस में नहीं टॉपिक है, न्यू में है, उनको मैं अलग से आपको सिखाऊंगा। पर यहाँ पे आपको ओल्ड बुक के हवाले से ही देखना है। उसी दिन, सेम उसी दिन जो है, जिससे अभी हमारा क्लास खत्म होगा उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आज जो हमने पढ़ा है ये ओल्ड बुक का वर्जन है, और न्यू बुक के अंदर जिस तरह से कौन सी चेंजेस है वो उसी सेम डे पे आपको सिखाएंगे। तो एक तो ये आपको बात बतानी थी। नंबर 2, एक जैसे टेस्ट के बारे में पूछते हैं, टेस्ट तो जाहिर है कि सिलेबस क्या है तो उसका आप एवोल्यूशन आपने चैप्टर पढ़ा है, प्लस एक थोड़ा सा और एडिशनल भी हम देंगे। उसके लिए मैं आज ही थोड़ा सा सिलेबस डिजाइन कर रहा हूँ, आपको बता देंगे। पर्सनल मैसेज ना करें कि जीटी का सिलेबस क्या, अकेडमी के नंबर पे आप पूछा करें, वही आपको बता देंगे इसी तरह से। और आज जो हम शुरू करेंगे टॉपिक फर्स्ट ईयर का, सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सीरीज के लिए स्टूडेंट परेशान होते हैं, सर सीरीज बताएं। जब सिलेबस आपके सामने आ चुका है तो सीरीज की क्या जरूरत है? क्या आपको जो है वहां पे जो टेस्ट होगी उसके अंदर पहले सीरीज वाइज एमसीक्यूज होते हैं? पहले मुझे बताएं कि उस टेस्ट के अंदर सीरीज वाइज एमसीक्यूज होते हैं कि भाई फिलहाल सीरीज में चैप्टर है तो पहले इसके एमसीक्यूज होंगे, बाद में इसके होंगे, बाद में इसके होंगे, बाद में इसके होंगे। तो ये तो सिर्फ जो है लोअर क्लास के, जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं जिनका जिद होता है कि अब हम सीरीज में पढ़ रहे हैं। सीरीज थोड़ी होती है कोई, एमसीक्यूज की जो सीरीज वहां पे थोड़ी आएगी। वो तो स्किटर्ड जो है, कभी रैंडम, कभी किस चैप्टर से कभी किस चैप्टर से, आपको तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो बहरहाल स्टूडेंट वो उनकी चॉइस होती है, चॉइस से तो वो आगे बात उनकी नहीं चलती है, आपकी चॉइस आगे नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो अब हम सेल चैप्टर पे आते हैं, और सेल के हवाले से भी जैसे आपको पता है सिलेबस आ चुका है पीएमडीसी का, उसमें सेल के जो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो शेयर भी किए जा चुके हैं उस सिलेबस को। जैसे सेल वॉल एक टॉपिक है, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनिल। जेठानंद 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 न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट का डिफरेंस है, फ्लूइड मोज़ेक, मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह से लर्निंग ऑब्जेक्ट भी तकरीबन सेम है, बस जस्ट टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल का एक डिस्टिंग्विश है। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट का डिफरेंस है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स, तो वही सेम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लाफिला, फ्लूइड मोज़ेक, मॉडल। तो ये सिलेबस है। और अब आप एक और सवाल होता है, क्या ये हम सारे बुक पढ़े? लास्ट ईयर का आप एक्सपीरियंस देखें ना, जब प्रोविंसेस ने टेस्ट लिए तो ये सब हर एक बोर्ड के अलग अलग टेक्स्ट बुक बोर्ड है,
तो आपके पास जैसे एसटीबी बुक है तो आप एसटीबी बुक को ही फॉलो करेंगे, तो उसके जो एसटीबी बुक के टॉपिक्स को आप देखेंगे, एसटीबी बुक। और यही सेम टॉपिक न्यू सिलेबस में भी मौजूद है, न्यू सिलेबस आया है, तो चंद एक पॉइंट जो जो डिफरेंस की होगी उनके लिए अलग क्लास होगा। फिलहाल आप सब जो है ये टॉपिक्स इनको देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं सेल चैप्टर के हवाले से। सेल चैप्टर के हवाले से यू नो वेरी वेल के सेल जिसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है लिविंग थिंग्स की ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको पता है चाहे जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन ये होती है कि सेल, टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से देन जो एक मल्टी सेल्यूलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है, एक मल्टी सेल्यूलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है, मल्टी सेल्यूलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो इस हवाले से कोई भी चाहे जितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, पर उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो बेसिक यूनिट जो है सेल होता है। एंड यू नो वेरी वेल कि जिस तरह से कोई भी एक आप जैसे टिपिकल प्लांट या एनिमल सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एनिमल सेल के हवाले से एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी सिंपल सी चीजें हैं जो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। और सेंटर के अंदर जैसे न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस के बाहर का एरिया जो है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के ऑर्गेनील्स जो मौजूद हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है इनका जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, एक फ्लूइड वगैरह मौजूद होती है। ओवरऑल ये एक सेल की जैसे स्ट्रक्चर है। तो हम कोशिश करेंगे प्रिसाइजली, कंसाइजली, क्योंकि अब जो टाइम भी कम है तो इस हवाले से जो टू द पॉइंट हम चीजों को डिस्कस करेंगे, एसटीबी बुक को ही जैसे फॉलो करेंगे। तो जो भी एसटीबी बुक की जो पॉइंट्स हैं हम उन पे आते हैं एसटीबी बुक के हवाले से। तो जैसे हेडिंग को आप छोड़ दें, एक जनरली जिस तरह से सेल का इंट्रो है, ये सेल, काइटोस, ये ऐसे लफ्ज आपने याद करना बहुत जरूरी होते हैं कि ग्रीक वर्ड ओरिजिन है काइटोस जिसकी मीनिंग है सेल, और लैटिन वर्ड सेला जिसकी मीनिंग है हॉलो स्पेस, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉल सिविल यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। जिस तरह से आपको पता है कि अभी हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखी कि सेल की जो पोजीशन होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की होती है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और देन एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो पीएमसी के सिलेबस के हवाले से सबसे पहले टॉपिक पे हम आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक पे आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यू नो वेरी वेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको हमें सीखना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सीखना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से द आउटर मोस्ट बाउंड्री है, वो तो एनिमल सेल के अंदर होती है। यू नो वेरी वेल जो प्लांट सेल होता है उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है उसका नेम है सेल वॉल है, और सेल वॉल के नीचे जो है देन आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इस सेल वॉल के नीचे होती है, जिसका नेम जैसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो प्लांट सेल के अंदर जैसे आइडेंटिफिकेशन इनकी जैसे यू नो वेरी वेल आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल है, वही सेम पॉइंट कि आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पर इन केस ऑफ प्लांट सेल जो आउटर मोस्ट सेल वॉल होगी, एनिमल सेल के अंदर जैसे यू नो वेरी वेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है। सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यकीनन जैसे आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा था कि इसके कंपोनेंट्स के अंदर एक साइटोप्लाज्म है और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और साइटोप्लाज्म को अलग करने के लिए दरमियान में क्या आया, दरमियान में आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आ गई। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने के लिए यकीनन बीच में एक बाउंड्री है, दैट बाउंड्री कवर लेयर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जैसे आपको पता है सेल और सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सेल और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के दरमियान जैसे मटेरियल्स की जैसे रेगुलेशन
कौन से मटेरियल जैसे सेल के अंदर आए, कौन से बाहर जाए, कोई चीज जैसे सेल के अंदर दाखिल हो, कोई ना हो। इसी तरह से जो है ये रेगुलेशन का अमल जो होता है, ये ऐसे रेगुलेशन का अमल, फ्लो ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। सिलेक्टेड मटेरियल जब सेल के इन एंड आउट आते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेमी परमिएबल। जैसे परमिएबल टर्म होता है एक, जैसे सेल वॉल इज परमिएबल, सेल वॉल इज परमिएबल, तो यानी इसका मतलब है एवरीथिंग इज अलाउड टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो इसे हम कहेंगे परमिएबल। सेमी परमिएबल की मीनिंग होती है सिलेक्टेड, सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को इजाजत होती है सेल के अंदर या बाहर जाने की, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यू नो वेरी वेल के फास्फोलिपिड और फास्फोलिपिड के दो लेयर इसके जो मेन कंपोनेंट है, प्लस में प्रोटीन भी होते हैं। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को देखा जाए तो तीन इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक लिपिड की कैटेगरी आती है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और थोड़ा सा पोर्शन जो है कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। जो न्यू एसटीबी बुक है उसके अंदर इनकी रेशो भी है, एनटीबी बुक है उसके अंदर रेशोज भी है, बट हमारे बुक के अंदर इनका कोई रेशो वगैरह नहीं है। तो अब हम जिस तरह से नेक्स्ट आते हैं कि इसका एक जो मॉडल था, जो डेनियली एंड डेवसन का मॉडल था, डेनियली एंड डेवसन का मॉडल था, जिसे सैंडविच मॉडल कहते हैं। डेनियली एंड डेवसन मॉडल जिसे सैंडविच मॉडल कहते हैं, जिसे कहते हैं सैंडविच मॉडल कहते हैं, डेनियली एंड डेवसन का मॉडल। ठीक है, इन्होंने 1935 के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया। मॉडल का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। जैसे हाउसिंग स्कीम्स जो होती है ना, जैसे आपको पता है जब बनती है हाउसिंग स्कीम तो पहले उसमें एक जैसे मॉडल घर दिखाया जाता है कि ये मॉडल घर है, ऐसे सारे फ्लैट्स बनेंगे प्लाजा के अंदर, या जो पूरी कॉलोनी ऐसी होगी, या उसका एक जो है लकड़ी का या किसी भी मटेरियल का एक मॉडल दिखाया जाता है कि भाई इस तरह से ये होगा। तो मॉडल का मतलब ये होता है कि जिस तरह से सेल तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है, तो उसको हम खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, बट जब इसको एनालाइज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के मदद से, उसके बाद जैसे अंदर की अरेंजमेंट क्या है, जैसे हमें लाइक एक जस्ट लेयर की सूरत में सेल मेम्ब्रेन नजर आती है, पर ओरिजिनली ये किसकी बनी हुई है, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कंपोजिशन है। तो यकीनन इसी तरह से हम देखेंगे कि उसके लिए एक मॉडल पेश किया इन्होंने डेनियल एंड डेवसन ने, जिसका नेम था सैंडविच मॉडल। जैसे सैंडविच बनाए जाते हैं घरों के अंदर, जैसे या आप जैसे फूड शॉप्स होते हैं उसके अंदर जैसे एक जैसे सैंडविच रखते हैं, और उसके बाद जैसे उसके अंदर कोई और चीजें भी दरमियान में डालते हैं, और दोनों साइड जैसे उसमें जैसे वो जो ब्रेड होती है उसके अंदर बंद होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आउटर मोस्ट कवर जो होता है इसके अंदर जो है, लाइक ये जो प्रोटीन का कवर होता है ये भी प्रोटीन, और इसी तरह से दूसरा कवर ये भी प्रोटीन का है, प्रोटीन का। और उसके दरमियान क्या है, उसके दरमियान जो होता है लिपिड की बाई लेयर, ये लिपिड की दो लेयर है, लिपिड बाई लेयर मौजूद है, लिपिड बाई लेयर। बाई लेयर का मतलब है दो लेयर है। लिपिड भी कौन सा, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। जिस तरह से आपको पता है कि ऐसी जो इलस्ट्रेशन होती है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको पता है कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल किसे हम कहते हैं, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जिसके अंदर एक फास्फेट ग्रुप होता है, एक फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। इसी तरह से फास्फेट ग्रुप जो है ग्लाइसरोल के साथ, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरोल उसके साथ लिंक होता है, और दो जो है फैटी एसिड होते हैं, उसके अंदर दो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस तरह से जो है, तो टोटल जिस तरह से इसके अंदर थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, फास्फेट ग्रुप, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड। तो जो बाइलेयर की अरेंजमेंट है, लिपिड बाइलेयर की अरेंजमेंट ये है कि जिस तरह से ये फास्फोलिपिड का एक लेयर, पूरा लेयर है, फास्फोलिपिड का लेयर, फास्फोलिपिड का लेयर, वन लेयर, फास्फोलिपिड का लेयर। इसी तरह से एनदर लेयर, ये दूसरा लेयर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, ये दूसरा लेयर, दो लेयर है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के, दो लेयर। जैसे ओवरऑल यू नो वेरी वेल कि जब भी हम जैसे सेल कोई भी बनाते हैं तो उसके अंदर हमें तो जस्ट एक मेम्ब्रेन, एक ऐसी लेयर या एक जैसे लाइन के जरिए इसको ड्रा करते हैं, पर ओरिजिनली इसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर यकीनन ऐसे फास्फोलिपिड के दो लेयर
और इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर होते हैं प्रोटीन का लेयर होता है, इसके बाहर प्रोटीन का लेयर, उसके अंदर ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के 2 लेयर होते हैं। तो प्रोटीन के दरमियान जैसे लिपिड के 2 लेयर, ये प्रोटीन ये भी प्रोटीन, और इसके दरमियान जैसे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के 2 लेयर है, जैसे एक लेयर 1 लेयर और एक अनदर लेयर, एक और भी लेयर। तो इस तरह से हम कहेंगे बाई लेयर। बाई लेयर का मतलब है 2 लेयर, किसके हैं, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की 2 लेयर, और उनके दरमियान जैसे लाइक आपको पता है कि ये मिडिल या सेंटर के अंदर आ जाते हैं, और उसके बाहर जो है यकीनन जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, उनके अंदर ये इंटरपर्स्ट है, उनके अंदर जो कवर्ड है सैंडविच की अपीयरेंस की तरह। तो इसकी अरेंजमेंट क्या होती है, इसके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट भी होती है। जैसे यू नो वेरी वेल कि जिस तरह से ये जो फैटी एसिड है दे अपोज टू ईच अदर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। और जो फास्फेट ग्रुप होता है ये जो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और इसका जो रिलेशन होगा आगे जो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स या साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ हो सकते हैं, तो उनके साथ इनका जो रिलेशन होता है, तो ये जो एंड होगा इसे हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड। और जैसे आगे बायोमॉलिक्यूल के अंदर भी वेरी क्लियर है कि फास्फेट ग्रुप जो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। जो फैटी एसिड का जो एंड होता है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो इस लिपिड मॉलिक्यूल की, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट इस तरह की होती है कि जिस तरह से लिपिड के बाई लेयर यानी 2 लेयर होते हैं, दरमियान में होते हैं, और दोनों साइड पे जैसे इस एंड पे भी जैसे एक प्रोटीन का लेयर और इस एंड पे भी प्रोटीन का लेयर, और उसके अंदर जैसे लिपिड के 2 लेयर है। ये डेनियल एंड डेवसन का मॉडल था, जिसे हम कहते हैं डेनियल एंड डेवसन का मॉडल, जिसे सैंडविच मॉडल कहते हैं, जिसे सैंडविच मॉडल कहते हैं। तो वो सैंडविच मॉडल की हमारे जैसे पीएमसी के सिलेबस के अंदर इतना जिक्र नहीं है, पर थोड़ी सी एक नॉलेज होनी चाहिए कि लाइक जो डेनियल एंड डेवसन ने कौन सा मॉडल दिया था फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और अभी जिस तरह से हमने नोट किया था कि मेन जो फैब्रिक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की 2 लेयर होते हैं। तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बाई लेयर एक हाइड्रोफिलिक एंड है जो नॉन पोलर है, जिसे हम कहते हैं दे फेस टू ईच अदर, जो अभी हमने नोट किया था। हाइड्रोफोबिक एंड है, पोलर एंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से उनका रिलेशनशिप होता है। ये एसटीबी बुक के अंदर जैसे ये पॉइंट्स मौजूद है, इनको आप जरा जैसे आप नोट करेंगे, पॉइंट्स तो पहले ही मौजूद है। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के हवाले से अभी हमने जो चीजें देखी थी, जिसके अंदर यू नो वेरी वेल कि एक फास्फेट ग्रुप होता है, दिस इज फास्फेट ग्रुप, और एक ग्लाइसरोल, और 2 फैटी एसिड है, जैसे एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, उसकी इलस्ट्रेशन है कि हाउ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड। इसी तरह से जो अभी हमने पढ़ा था लिपिड बाई लेयर, लिपिड के 2 लेयर, जैसे ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, यकीनन ये हेड एंड है, और दूसरा जैसे ये टेल एंड है, ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। और ये जो इसका रिलेशनशिप होगा, लिपिड बाई लेयर का रिलेशनशिप होगा प्रोटीन मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के साथ, इनका रिलेशनशिप होगा। हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, ये जो एंड होता है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और ये जो अंदर दरमियान में इनके जो टेल पड़े हैं फैटी एसिड के, ये एक दूसरे के हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। यू नो वेरी वेल, अभी हमने जैसे पॉइंट्स पढ़ी हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट या इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट की मीनिंग क्या होती है। ये हुआ इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट, जाहिर है सेल के बाहर जो है एक और भी एनवायरनमेंट है जिसे कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। तो चाहे इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट होगा या एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट होगा, तो बाहर का जो पोर्शन होगा यकीनन उसके साथ साथ इंटरेक्शन इस फास्फेट ग्रुप ने करना होता है, फास्फेट ग्रुप ने ही करना होता है, जिसके साथ साथ प्रोटीन होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो इस तरह से जो है ये इनकी अरेंजमेंट होती है लिपिड मॉलिक्यूल की, लिपिड मॉलिक्यूल की होती है। अब हम थोड़ी सी एक जो डेनियल एंड डेवसन का मॉडल और दूसरा जो सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तो इन दोनों की अरेंजमेंट में जरा फर्क क्या है। जैसे अभी हमने नोट किया था कि ये जैसे येलो कलर, जैसे ये फास्फेट ग्रुप है और ये जो है 2 फैटी एसिड है, फास्फेट ग्रुप 2 फैटी एसिड, फास्फेट ग्रुप 2 फैटी एसिड। तो यानी ये लिपिड का बाई लेयर हुआ
और इसके बाहर जो मॉलिक्यूल पड़े हैं ये सारे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं। तो उनके दरमियान जैसे ये लिपिड का बाइलेयर है। तो ये अरेंजमेंट थी डेनियल एंड डेवसन की, जो 1935 में सैंडविच मॉडल इन्होंने दिया था, सैंडविच मॉडल, डेनियल एंड डेवसन सैंडविच मॉडल। पर जो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जिस तरह से फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी बाइलेयर अरेंजमेंट बताई गई। बाइलेयर, बाइलेयर का मतलब है दो लेयर है, जिससे ये एक फास्फेट, जैसे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये भी फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, दो लेयर की सूरत में ही अरेंज है। पर प्रोटीन मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि वो डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल की सूरत में है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। ये जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसी तरह से ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इससे प्रोटीन जो होंगे वो डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल की सूरत में नजर आएंगे। जो सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इसको जैसे इसने कहा कि ये फ्लूइड पोर्शन है, और ये जो प्रोटीन है ये डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट में मौजूद है, मोज़ेक फॉर्म है। मोज़ेक की मीनिंग होती है कि पार्टिकल्स जो डिसकंटिन्यूअस डिजाइन की सूरत में डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद हो, इसे हम कहते हैं मोज़ेक स्ट्रक्चर। जो छोटे छोटे पार्ट्स हों डिजाइन की सूरत में स्कैटर्ड हो, तो उन्हें हम कहते हैं ये मोज़ेक फॉर्म में है, डिसकंटिन्यूअस। तो फ्लूइड जो, इसको बहुत ही आसान, इस फास्फोलिपिड को इसने कंपेयर किया कि ये जैसे सी वाटर है, और इसके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल को इसने कहा कि जैसे ये आइसबर्ग है, आइसबर्ग, जैसे समंदर के अंदर आइसबर्ग फ्लोट कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसको ऐसे ही नजर आए थे कि ये जिस तरह से कैपेबल, ये जो है कंटिन्यूअसली इस तरह से रोटेट करते रहते हैं मॉलिक्यूल, और केमिकल रिएक्शंस भी होते रहते हैं, जिससे आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे या थोड़े दूर हो जाएंगे, तो इस तरह से जो इनके केमिकल रिएक्शन मींस, सॉरी, रिएक्शन का मतलब है कि कौन सा लाइक मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होना है या बाहर जाना है, या इसके जो सरफेस के साथ जो रिसेप्टर भी होते हैं उनके साथ किन की बाइंडिंग हो, एंजाइम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। ये सारे जो लाइक ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो इस तरह से, जब ये लिपिड, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल मूवमेंट की, इनमें कैपेबल ऑफ मूविंग, रोटेटिंग, वाइब्रेशन ये सारी होंगी, तो जो केमिकल इसके जो है प्रोसेसेस होते रहेंगे। तो सिंगर एंड निकोलसन के मॉडल के हवाले से हम सीखेंगे कौन कौन से इसकी जो मेन और की पॉइंट्स हैं सिंगर एंड निकोलसन मॉडल के हवाले से। सिंगर और निकोलसन मॉडल, सिंगर और निकोलसन मॉडल जिसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, एसटीबी बुक की पॉइंट है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, ओल्ड बुक टेक्स्ट बुक, उनकी पॉइंट्स है। जैसे 1972 में ये मॉडल दिया था, ईयर याद रखेंगे, ईयर वाले क्वेश्चन, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि वेरी सिंपल से कभी कभार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो मेंशन है उन ईयर्स को आप याद करेंगे। लिपिड जैसे बाइलेयर है, जो कोर है, कोर का मतलब है सेंट्रल पार्ट है, कोर इज दैट इज अ सेंट्रल पार्ट, जो ये हमेशा फ्लूइड स्टेट में होता है, फ्लूइड स्टेट में ये पार्ट होगा। फ्लूइड का मतलब होता है, जैसे अभी हमने नोट किया इसको, जैसे सिंगर एंड निकोलसन ने जैसे सी वाटर के साथ कंपेयर किया, मूव्स लेटरली, लेटरली की मीनिंग होती है साइडवेज, मूव्स लेटरली। और प्रोटीन इसके अंदर जो होते हैं, यू नो वेरी वेल, वो आइसबर्ग के अंदर होते हैं, जो मोज़ेक ऑफ डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल इन लिपिड शीट। तो अभी आपने देखा कि प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। डिसकंटिन्यूअस की मीनिंग होती है कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, किस जगह पे, कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, उसके जो लिपिड के बाई लेयर है, इसे दो लेयर्स की सूरत में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल की सूरत में है। तो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जिन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो सरफेस पे होते हैं, या जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड होती है उस पे, या इंट्रा सेल्यूलर साइड होती है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड का मतलब है ये, जैसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड, इंट्रा सेल्यूलर साइड की मीनिंग होती है ये, पर होंगे सरफेस पे, सरफेस पे होते हैं जो, उन प्रोटीन को हम कहते हैं पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
और लिपिड की बाइलेयर के अंदर, दोनों लेयर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। इलस्ट्रेशन देखते हैं, इस पे हम आते हैं। पहले हम जैसे देखते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। जैसे ये लिपिड की बाइलेयर, जैसे ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा जैसे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, उनकी दो लेयर है, दो लेयर है। और ये सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल की सूरत में मौजूद होते हैं, मोज़ेक लाइक अपीयरेंस होती है, डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल होते हैं। अब हम आते हैं जैसे एक इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा जो है इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन है, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो दोनों उसके जो लिपिड की शीट के अंदर। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इसी तरह से इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। तो इस तरह से दो किस्म के प्रोटीन हुए, प्लस में थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी साइड चेन्स होती है जो किसी लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल या इवन जैसे लिपिड के साथ भी जैसे अटैच होते हैं, जो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। ये जस्ट एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। और ओवरऑल जैसे अगर अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें, होता क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे लिपिड के दो लेयर है, जैसे ये एक शीट, ये दूसरी शीट लिपिड मॉलिक्यूल की, ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, दो लेयर्स। और इनके दरमियान जैसे है क्या, इनके दरमियान जैसे आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जैसे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसे हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। इसी तरह से एक होते हैं जो सरफेस पे होते हैं, जैसे ये पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। प्लस में थोड़ी बहुत, जिस तरह से आपको पता है कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी मौजूद होती हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड पार्ट बनाते हैं। दो लफ्ज यूज करेंगे यहाँ पे हम, ग्लाइको लफ्ज यहाँ पे भी मौजूद होता है तो उसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। तो यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड ये पार्ट बनेंगे। एनिमल सेल होता है, उसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। प्लांट सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। एनिमल सेल के अंदर ये येलो लाइक आपको इलस्ट्रेशन जो नजर आ रही है, ये सारे जो है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के, एनिमल सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस होती है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। प्लांट सेल के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद है, उसको सपोर्ट मिल रही होती है। तो इसको जो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे यकीनन जैसे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। तो लिपिड के जैसे ये दो लेयर हुए, फास्फोलिपिड के दो लेयर हुए, प्लस में जो प्रोटीन है वो डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल्स की सूरत में होता है। आगे जैसे हमने देखा कि दो किस्म के इसमें प्रोटीन्स हैं, एक इंटीग्रल है और दूसरे जो है पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन है, कभी कभार डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी होते हैं। तो अक्रॉस लिपिड बाइलेयर, ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, ये यकीनन जिस तरह से इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इसी तरह से जो सरफेस पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं, जैसे ये सरफेस पे प्रोटीन है, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और अक्रॉस लिपिड की जैसे दो शीट्स हैं, जैसे लिपिड का एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, अक्रॉस लिपिड बाइलेयर होते हैं, तो ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। जैसे ये दो प्रोटीन आपस में जैसे करीब आएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, और जिस तरह से ये एक दूसरे से अलग थोड़े होंगे तो ये एक चैनल बन जाता है। इस चैनल के जरिए मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए अंदर या बाहर जा सकते हैं। तो आगे चल के हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने एसटीबी बुक को जरा देखना है, उसके अंदर भी ऐसी तस्वीर मौजूद है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको रेफर्स टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड के साथ अगर जो है फ्यूज इस तरह से कार्बोहाइड्रेट होंगे तो यकीनन क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट चेन अगर फास्फोलिपिड के साथ होगी तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। अगर ऐसी कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रोटीन के साथ होगी तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइको लफ्ज की मीनिंग ही जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट नोट करनी है,
ठीक है। बाकी वही फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो बाइलेयर के अंदर पड़ा था सेम है, कि जैसे फास्फेट ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, दो जिस तरह से फैटी एसिड्स होते हैं दे फेस टू ईच अदर, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोफोबिक जो इनका टेल होगा, हेड जो होता है आपको पता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का। तो इस तरह से जो है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जिस तरह से हमारे बुक के अंदर पॉइंट्स हैं, अब हम इनको मजीद थोड़ा सा और भी देखते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें, इसकी फंक्शन को। कि जैसे ये चैनल प्रोटीन किसने बनाया था? चैनल प्रोटीन ये इंट्रिंसिक प्रोटीन में बनाया है। एक होते हैं कैरियर प्रोटीन होते हैं, तो उनकी जैसे शेप ऐसी होती है कि वो पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल को जैसे सेल के अंदर या बाहर भेज सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। जैसे ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर दाखिल होती है, तो ये कैरियर प्रोटीन के जरिए जैसे सेल के अंदर या बाहर जाती है। इसी तरह से आप चैनल प्रोटीन, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ऐसे लफ्ज आपने सीखे होंगे, तो उनकी आयंस की मूवमेंट के लिए अलग जैसे एक चैनल होते हैं, तो ये चैनल प्रोटीन होते हैं, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं। इसी तरह से आपने न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर आपने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरोलेमा कंसिस्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, वो भी एक तरह से जो है प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होते हैं। तो ये जो दोनों कैटेगरी है ये इंटीग्रल प्रोटीन की कैटेगरी है। इसी तरह से एक जो है एक और प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। जैसे पेरिफेरल ये जो है आइदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड या आउटसाइड की सरफेस पे हो, तो उसे हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह से ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी होता है जो जस्ट एनिमल सेल के अंदर होता है। ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे ये पेरिफेरल प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो चंद एक चेन्स मौजूद हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, मेन फैब्रिक ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जिसका ये हेड पोर्शन है जो पोलर और हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, ये टेल पोर्शन है जो फैटी एसिड पे मुश्तमिल होते हैं, और ये नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। तो ये मेन फैब्रिक ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। प्लस उसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन भी है, पेरिफेरल प्रोटीन भी है, और कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स भी की चेन मौजूद है। जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट्स जब लिपिड के साथ मिलेंगे तो ग्लाइकोलिपिड बन जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बन जाते हैं। एसटीबी में आएंगे, एसटीबी बुक के हवाले से, तो वही इंटीग्रल प्रोटीन इनकॉर्पोरेटेड इन लिपिड बाइलेयर अक्रॉस लिपिड बाइलेयर मौजूद है, प्रोवाइड चैनल फॉर आयन मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल, जैसे सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल जो अभी हमने नोट किया था। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं, पेरिफेरी लफ्ज का मतलब है एज, किनारा, बाउंड्री, आउटर मोस्ट पार्ट, आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर ऑन सेल सरफेसेस। सेल सरफेस कौन सी हो सकती है? सेल सरफेस आइदर जो इनसाइड द इंट्रासेल्यूलर साइड, साइटोप्लाज्मिक साइड, या आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड पे भी ऐसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन हो सकते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल, नेक्स्ट जो आपके पेज के अंदर एसटीबी बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, ओल्ड फर्स्ट ईयर का जो बुक है उसके अंदर क्लियर है कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो होते हैं आरबीसी की सेल की सरफेस पे पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। इसी तरह से टिश्यू एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, इस हवाले से हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स मौजूद होते हैं। इम्यून सेल्स जो मौजूद होते हैं, हम इस पे आते हैं तो किस तरह से इनकी अरेंजमेंट मौजूद है। जैसे ये बॉक्स की पॉइंट है जो आप स्टूडेंट देखेंगे, ओल्ड जिसके पास बुक है ना उसमें, तो जो ये आरबीसीज है, आरबीसीज की सेल की सरफेस पे अगर एंटीजन ए होता है तो ब्लड ग्रुप ए होता है। आरबीसी जिनकी सरफेस पे अगर एंटीजन बी होता है तो ब्लड ग्रुप बी होता है। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए और बी दोनों हो, एंटीजन जो है प्रोटीन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होता है आरबीसी की, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी होगा। आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन एट ऑल, तो ब्लड ग्रुप जो है यकीनन उसका ओ होता है, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो ये एंटीजन जो है ये प्रोटीन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे जैसे मौजूद होते हैं। इसी तरह से दूसरी पॉइंट जो बॉक्स के अंदर मौजूद है, टिश्यू एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो है इम्यून सिस्टम के हवाले से देखा जाए तो एक टी सेल का टाइप होता है, उसकी सरफेस पे जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं,
टी सेल रिसेप्टर से नेम कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। तो कोई भी जैसे डोनर सेल होता है, डोनर सेल होगा उसकी सरफेस पे भी प्रोटीन होंगे और उसको ये रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए फॉरेन, तो उसको रिजेक्ट करेंगे। अगर ये जो वेरी क्लोज रिलेटेड है, मैचिंग है, नियर वन है, तो उसको जैसे आगे जो है किल करने की मैकेनिज्म बॉडी के अंदर स्टार्ट नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है इन रिसेप्टर पे। ये रिसेप्टर क्या होता है? ये रिसेप्टर भी प्रोटीन है। जो हमारा जो इम्यून सेल जैसे टी सेल है उसकी सरफेस पे जो रिसेप्टर मौजूद है, ये एक पेरिफेरल प्रोटीन का एक जैसे एग्जाम्पल। टिश्यू एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन इन रिसेप्टर्स की वजह से जैसे उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एज ए फॉरेन, तो देन उसके बाद जो एक किलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। ये डिपेंड करता है। न्यू एसटीबी बुक है, उसके अंदर टिश्यू एक्सेप्टेंस रिजेक्शन इम्यून सिस्टम के अंदर टॉपिक मौजूद है। इम्यूनोलॉजी का सेक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, उनको पता है, पर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सिंपली यहाँ पे इम्यून सेल की जो जैसे टी सेल है उसकी सरफेस पे एक रिसेप्टर होते हैं, ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के हवाले से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं ओवरऑल? दो, जैसे आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है मटेरियल की जैसे रेगुलेशन करना। सिलेक्टेड मटेरियल सेल के अंदर आए और सिलेक्टेड मटेरियल जो है सेल से बाहर जाएंगे, नॉट ऑल। तो इसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल प्रॉपर्टी को कहेंगे सेमी परमिएबल। तो मटेरियल्स की जो मूवमेंट है इन एंड आउट ऑफ द सेल जो होती है, वो एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, होती है। पैसिव का मतलब होता है जिसके अंदर कोई एनर्जी का या एटीपी का इस्तेमाल नहीं होगा, नो यूज ऑफ एटीपी, जिसके अंदर एनर्जी का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। और हमेशा मटेरियल्स की जो मूवमेंट होती है, यू नो वेरी वेल, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मटेरियल मूव करते हैं विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर एनर्जी का इस्तेमाल होगा और मटेरियल की मूवमेंट होगी, वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होगी, जिसके अंदर फर्दर दो एग्जांपल हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, जिसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस इन फिनोमेना को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के हवाले से। जेठानंद जी और सही बात है, सुनने को लिखने तो भी कोई नहीं। जो मुख्य कॉल न करने लगे यार, स्टूडेंट कोई कॉल कर रहा है, काइंडली एडमिन के नंबर पढ़ें। अगर टेक्निकल कोई इश्यू होता है तो उससे आप फोन करें, ड्यूरिंग क्लास हमें फोन ना करें। ड्यूरिंग क्लास एडमिन के नंबर है, आप उन पे उनको कॉल किया करें। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो यूज ऑफ एनर्जी, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यूज ऑफ एनर्जी होगी, यकीनन क्यों यूज ऑफ एनर्जी होगी, बिकॉज लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। फर्दर उसके क्या टाइप है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। डिफ्यूजन तो वेरी इजी है, हमने मेनी टाइम जैसे पढ़ा है। डिफ्यूजन के हवाले से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे एसटीबी बुक में आप देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेज है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आप जस्ट एग्जाम्पल की कैटेगरी में आप नोट करें कि डिफ्यूजन का क्या एग्जाम्पल है। जस्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जैसे आपने नोट करना है बस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है जो आगे एक जगह पे मौजूद है लफ्ज, पर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट करेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जैसे ये ग्लूकोस है। अब ये सेल के अंदर जिस तरह से अगर आए ग्लूकोस मॉलिक्यूल, तो यकीनन इंट्रिंसिक प्रोटीन की शेप भी इस तरह की अरेंजमेंट में बनी हुई है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे तो देन
ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इसको इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देन जो है सेल के अंदर भेज देते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर्टेन है उसके लिए एक पॉइंट इंट्रेंस की सर्टेन पॉइंट्स हैं जो किसने बनाया है, ऐसी पॉइंट्स जो इंटीजरल प्रोटीन ने बनाई। और ऐसे डिफ्यूजन को हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो इन चैनल के ऐसे गेट्स होते हैं, प्रोटीन की गेट्स होते हैं, उनके जरिए ये मटेरियल जैसे सेल के अंदर आया, जैसे ग्लूकोज है सेल के अंदर आया, यहां से नहीं आया, इस तरह से इंटर नहीं हुआ है। ग्लूकोज की अगर भले यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो, इधर लोअर कंसंट्रेशन हो, ये मूव नहीं करेगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर ऐसा ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसके लिए एक जैसे स्पेशल एक गेट है, जिसे हम कहते हैं जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे अंदर आएगा। और ऑस्मोसिस तो नेक्स्ट जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अभी हमने रिसेंटली इंटर क्लास के अंदर चैप्टर 1 पढ़ा है, और रेगुलर जैसे फर्स्ट ईयर वाले अभी जो है उन्होंने भी एक डिटेल में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। तो वाटर एंड सॉल्यूट की जो बैलेंस है ओस्मो रेगुलेशन, उसके लिए ओस्मोसिस बहुत ही जरूरी होता है। आगे भी हम एक बार और भी पढ़ेंगे जो फुल एंट्री के स्टूडेंट, तो वहीं पे हम डिस्कस करेंगे, इतना ज्यादा इस पे हम टाइम नहीं देते ओस्मोसिस के हवाले से। पर अब हम आते हैं जैसे नेक्स्ट आते हैं ओस्मोसिस, तो वेरी इजी है, डिफ्यूजन ये हमने पढ़ा है। फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की तरफ आते हैं। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की तरफ आते हैं। दो मैकेनिज्म है, जैसे एक है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बहुत ही आसान सी टर्मिनोलॉजी, सिस इज द प्रोसेस, सिस इज द प्रोसेस, साइटो रेफर्स टू सेल, एंडो लफ्ज की मीनिंग होती है इनसाइड, इनसाइड। जैसे ये सेल है और इसके अंदर मटेरियल जैसे सेल के अंदर आए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मटेरियल जब सेल के अंदर आए तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। अब ऐसे मटेरियल जो है, ऐसे मटेरियल जो है सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं या लिक्विड फॉर्म भी हो सकते हैं, जैसे ये इसका लिक्विड मटेरियल जैसे। और इसी तरह से अगर हम सॉलिड मटेरियल बनाए, जैसे ये सॉलिड मटेरियल है, चाहे सॉलिड मटेरियल हो या लिक्विड मटेरियल हो, बट सेल के अंदर आए तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस कहते हैं। लिक्विड मटेरियल जब सेल के अंदर आएंगे तो उस अमल को हम कहेंगे, लिक्विड मटेरियल तो उसे हम कहेंगे पाइनोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस। सिंपली इसे हम कहेंगे सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग। लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पार्ट जो है सेल के अंदर आया है तो ये सेल ड्रिंकिंग। और जब ये सॉलिड मटेरियल जैसे सेल के अंदर आए तो उसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को सिंपली हम कहेंगे सेल ईटिंग प्रोसेस, सेल ईटिंग प्रोसेस। सॉलिड मटेरियल जब सेल के अंदर आएंगे तो सेल ईटिंग प्रोसेस। बट ये कैसे आएंगे? थ्रू द इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, वेजिकल की सूरत में। जैसे किस तरह से, एक हम दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे अंदर इनफोल्डिंग बनेगी, और इनफोल्डिंग बनने के बाद ये लिक्विड मटेरियल है, अब जो लिक्विड मटेरियल इस सेल के अंदर आ गया तो एक वेजिकल की सूरत में दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पाइनोसाइटोसिस। और जो फैगोसाइटोसिस होता है वो भी सेम इसी तरह से, जैसे ये सॉलिड मटेरियल है, ये सॉलिड मटेरियल है, और देन सॉलिड मटेरियल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जैसे ये बाइंड होगा, अटैच होगा, तो यकीनन ये सॉलिड मटेरियल इनफोल्डिंग होगी, और इनफोल्डिंग के बाद जैसे यकीनन ये सेल के अंदर ही आ जाता है मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहेंगे और उस प्रोसेस को पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। इसी तरह से जो एक दूसरा इसका अपोजिट टर्म है एक्सोसाइटोसिस, अपोजिट टर्म है एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो लफ्ज की मीनिंग है आउटसाइड, साइटो लफ्ज की मीनिंग है सेल, सिस इज द प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मटेरियल सेल से बाहर चले जाएं, मटेरियल सेल से बाहर चले जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। जैसे ये कोई एक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल है, ये मटेरियल इस सेल से जो है इसको बाहर जाना है, बाहर जाना है तो किस तरह से, जब भी लाइक
इसकी बाहर भी एक कवरिंग और मेम्ब्रेन होती है, जो मटेरियल ऐसे ही ओपन नहीं होते हैं, वेजिकल के अंदर होते हैं। तो ये वेजिकल जिस तरह से इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद देन ये जो मटेरियल है नेक्स्ट स्टेप में जो ये मटेरियल सेल से बाहर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। फिनोमेना इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। इलस्ट्रेशन भी देखते हैं, बुक की डेफिनेशन भी देखते हैं। एक दो बार एंट्री टेस्ट के अंदर ये बिल्कुल डेफिनेशन वाइज सवाल आया है, डेफिनेशन वाइज, बिल्कुल जस्ट डेफिनेशन वाइज। तो आपने इनको याद रखना है। एंडोसाइटोसिस, सेल मेम्ब्रेन टेक्स इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग एज वैक्यूल इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। जिसकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक फैगोसाइटोसिस। फेजीन लफ्ज की मीनिंग होती है टू ईट, यानी सेल ईटिंग प्रोसेस। सॉलिड मटेरियल्स आर टेकन, जैसे इसका एक एग्जांपल भी हमारे बुक में है, WBCs इनगल्फ बैक्टीरिया। इम्यून सिस्टम के अंदर आपने जैसे पढ़े हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं WBCs जिन्हें कहते हैं फैगोसाइट्स कहते हैं। ये फैगोसाइट्स जो होते हैं बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे ये फैगोसाइटोसिस। सॉलिड मटेरियल जब सेल के अंदर आए, एग्जांपल भी आपने याद रखना है। पाइनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। लिक्विड मटेरियल्स आर टेकन इन एज अ वेसिकल। लिक्विड मटेरियल्स आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, जिसे हम कहेंगे पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस जैसे HTB बुक के अंदर एग्जाम्पल तो नहीं है, तो ये माइक्रो, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये जो माइक्रोविलाय होते हैं, माइक्रोविलाय से देन जो फूड जो सेल के अंदर जो एब्जॉर्ब होता है, ये एक पाइनोसाइटोसिस का एग्जाम्पल है। पाइनोसाइटोसिस का एग्जाम्पल है। तो फैगोसाइटोसिस कैसे हुआ, अभी हमने जैसे देखा, डायग्रामेटिक क्वेश्चन इस लाइक डायग्राम से आ सकते हैं। हमारे HTB बुक के अंदर भी तस्वीरें मौजूद हैं, यहाँ पे भी इलस्ट्रेशन मौजूद है। डायग्राम वाइज भी एक साल में ऐसा सवाल आया था। तो देखिए ये मटेरियल है, इस मटेरियल को सेल के अंदर आना है, ये साइटोप्लाज्म। तो ये मटेरियल जब भी सेल मेम्ब्रेन के साथ जैसे फ्यूज होगा, तो उसके बाद क्या बनेगा, एक वेसिकल, उसमें एक वेसिकल बनेगी। जैसे ये वेसिकल बनी है, वेसिकल बनने के बाद ये इनफोल्डिंग हुई और ये मटेरियल जो पहले सेल से बाहर था, अब वो सेल के अंदर आ गया। सॉलिड मटेरियल था, तो इसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस कहेंगे। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस, पाइनो लफ्ज की मीनिंग इज ड्रिंकिंग प्रोसेस। तो ये लिक्विड मटेरियल है। लिक्विड मटेरियल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जब ये फ्यूज होगा, तो इसके अंदर एक इनफोल्डिंग बनेगी। इनफोल्डिंग बनने के बाद ये वेसिकल की सूरत में ये मटेरियल सेल के अंदर आ गया, तो इसे हम कहेंगे, ये भी एंडोसाइटोसिस का टाइप है, पाइनोसाइटोसिस। फिनोमेना इज कॉल्ड पाइनोसाइटोसिस। पाइनिन लफ्ज की मीनिंग होती है टू ड्रिंक। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो की मीनिंग होती है आउटसाइड। जैसे ये मटेरियल है, एंडोसाइटोसिस की इलस्ट्रेशन है। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस जैसे ये मटेरियल है, वेसिकल के अंदर पड़ा है। वेसिकल के अंदर ये मटेरियल पड़ा है। अब इस मटेरियल को जो है सेल से बाहर जाना है, तो ये वेसिकल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज होंगी। फ्यूज होने के बाद जैसे एक्स फोल्डिंग, इन फोल्डिंग, एक्स फोल्डिंग, और ये मटेरियल है वो सेल से बाहर चला जाता है। इसे हम कहते हैं, कहते हैं यकीनन इसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस कहेंगे, बिकॉज ये मटेरियल जो है सेल से बाहर गया है। तो कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, बुक में नहीं है। जैसे एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जो हार्मोन एक सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, रिलीज होके जाहिर है ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगा, तो वेसिकल की सूरत में ये मटेरियल बाहर जाएंगे। किसी सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी इसी तरह से वेसिकल की सूरत में बाहर जाएंगे, एक्सोसाइटोसिस। या जिस तरह से एक कोई ऐसा सेल जिसके अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो प्रोटीन भी वेसिकल के अंदर होते हैं, वो जाके दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होने, जैसे एंजाइम्स हैं, तो यकीनन उनके लिए जैसे इस एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस की जरूरत होती है, जिसके जरिए वो मटेरियल सेल से बाहर जाएंगे। बुक के अंदर एग्जांपल नहीं है, पर आप थोड़े से जहन में रख सकते हैं कि जैसे हार्मोन की प्रोडक्शन है, एंजाइम प्रोडक्शन है, या वेस्ट वगैरह सेल के अंदर होते हैं, ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये बाहर जा सकते हैं। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, जो आगे हम इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे। अब हम दूसरे कंपोनेंट पे आते हैं, जैसे यूकैरियोटिक सेल का दूसरा कंपोनेंट, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे।
और सारी सेल वॉल कहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं सेल वॉल पे आते हैं। जो प्लांट सेल के अंदर सबसे आउटर मोस्ट कवर बाउंड्री होता ही है उसे हम कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे आपको पता है कि वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल वॉल जिस तरह से बाहर तो हमें एक जस्ट एक लाइन नजर आ रही है, पर इसके अंदर सेल वॉल बनने का अमल किस तरह से हुआ है इसको हम सीखेंगे कि सेल वॉल जैसे एक न्यूली फॉर्म्ड सेल या न्यूली सिंथेसाइज एक जो नया सेल बना है, जाहिर है तो उसके अंदर सेल वॉल कैसे बनेगी। तो जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है जिसके अंदर दो जैसे डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। उसके बाद जैसे साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होगी तो रिजल्ट में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में एक वेसिकल्स बनते हैं, बिल्कुल मिडिल और हाफ पे ये वेसिकल बनते हैं, मिडिल और हाफ पे वेसिकल बनते हैं। देन ये वेसिकल जो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जब वेसिकल फ्यूज हो जाएंगे तो यकीनन उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेल प्लेट कहेंगे। जब ये वेसिकल फ्यूज हो जाएंगे, वेसिकल ये फ्यूज हो जाएंगे तो ये बन जाएगी सेल प्लेट बन जाएगी। ये वेसिकल पहले थे बिल्कुल, जो गोल्जी बॉडीज ने ये ऐसे वेसिकल बनाए थे, वेसिकल्स। देन इनकी फ्यूजन होगी तो ये बन जाएगी सेल प्लेट बन जाएगी। तो इससे बन जाएगी सेल प्लेट, बिल्कुल मिडिल या हाफ पे सेल प्लेट बन जाएगी। सेल प्लेट बनने के बाद क्या होता है कि ऑन द आइदर साइड सेल प्लेट से आगे जो बन जाएगी इसमें मिडिल लैमिला, फिर मिडिल लैमिला के आइदर साइड पे सेल प्लेट से आगे जो स्ट्रक्चर होगी उसे हम कहेंगे मिडिल लैमिला, दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लैमिला। सेल प्लेट से आगे मिडिल लैमिला बनेगी, मिडिल लैमिला। तो आप इसकी अरेंजमेंट को देखें, पहले जिस तरह से कैरियोकाइनेसिस हुई है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बने, देन वेसिकल बने, वेसिकल फ्यूज हुए तो सेल प्लेट बनी, और इसी सेल प्लेट से आगे देन जो है मिडिल लैमिला बने। मिडिल लैमिला की आइदर साइड पे, दोनों साइड पे, मिडिल लैमिला की दोनों साइड पे, आइदर साइड पे प्राइमरी वॉल बनती है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल वॉल जो है न्यू सेल के अंदर वो प्राइमरी वॉल होती है ऑन द आइदर साइड, यानी दोनों साइड पे जो प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमिला की एक उस तरफ प्राइमरी वॉल बनती है। प्राइमरी वॉल के बाद देन जो है यकीनन इसके अंदर जो से एक सेकेंडरी वॉल बनेगी, देन बनेगी सेकेंडरी वॉल। इसकी इनसाइड जो है ये सेकेंडरी वॉल होगी, सेकेंडरी वॉल बन जाएगी, सेकेंडरी वॉल ये होगी सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल। जब सेकेंडरी वॉल बन जाएगी तो उसके बाद जैसे मिडिल लैमिला डिसॉल्व हो जाएगी, मिडिल लैमिला डिसॉल्व हो जाएगी और दो डॉटर सेल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है सेल वॉल के बनने के हवाले से। सबसे पहले जैसे कैरियोकाइनेसिस हुई, वेसिकल बने, वेसिकल की फ्यूजन हुई, मिडिल लैमिला के आइदर साइड पे प्राइमरी वॉल, देन जो है सेकेंडरी वॉल। जब सेकेंडरी वॉल बन जाएगी तो मिडिल लैमिला डिसॉल्व हो जाएगी। ये अरेंजमेंट होती है सेल वॉल की होती है। एसटीबी बुक को आएंगे उस पर देखेंगे कि सेल वॉल जो होती है नॉन लिविंग इन नेचर होती है। प्रोटोप्लाज्म ही इनको सीक्रेट करता है, प्रोटोप्लास्ट कहें, प्रोटोप्लास्ट सीक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लास्ट। ये परमिएबल नेचर होती है, वो सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, ये परमिएबल नेचर है। मेन कंपोनेंट प्लांट सेल का क्या होता है, केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज जो पॉलीसेकेराइड है। अगर आप जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल देखेंगे तो वो आपको पता है कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। फंजाई होते हैं उनके अंदर भी जैसे सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, पर प्लांट सेल होगा वो सेल्यूलोज उसका जो मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है जो एक पॉलीसेकेराइड है। तो अभी हमने जैसे देखा कि किस तरह से जो है ये लाइक जैसे डॉटर सेल पहले ये मिडिल लैमिला बनी थी, मिडिल लैमिला के आइदर साइड पे जो है प्राइमरी वॉल बनती है, प्राइमरी वॉल के बाद देन जो है सेकेंडरी वॉल जो हमने देख लिया है वहां पे कि तो इसमें आते हैं 3 लेयर आते हैं। कौन से 3 लेयर हैं? 3 लेयर के अंदर एक मिडिल लैमिला है जो बाद में डिसॉल्व हो जाता है, प्राइमरी वॉल जो इलास्टिक इन नेचर है। साइज नोट करेंगे, ऐसे सवाल जिस तरह से लाइक टेस्ट में आते रहते हैं। एसटीबी बुक की जो पॉइंट्स है इनका जो थिकनेस और डायमीटर है इनको नोट करेंगे। सेकेंडरी वॉल इनका भी डायमीटर है, ये आप नोट करेंगे। थिक एंड रिजिड होती है, इस तरह की जो है चीजें टोकन टाइप के सवाल होते हैं, याद करने होते हैं।
तो मिडिल लैमिला कैसे बनी है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मिडिल लैमिला की फॉर्मेशन की ये परमानेंट लेयर नहीं है, टेम्पररी सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू डॉटर सेल्स, फर्स्ट फॉर्म्ड सेल प्लेट, वहां से सीमेंटिंग लेयर के तौर पे काम करता है। बिकॉज अभी तक जो है साइटोकाइनेसिस मुकम्मल नहीं हुई है, कैरियोकाइनेसिस हुई है, 2 डॉटर सेल बने, साइटोकाइनेसिस अभी होनी है, तो उसके लिए जो अभी तक ये सीमेंटिंग लेयर मौजूद है, सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू डॉटर सेल्स। देन उसके बाद जब डिजॉल्व हो जाता है, कैसे डिजॉल्व होगा, पहले मिडिल लैमिला के आइदर साइड पे प्राइमरी वॉल, देन जो है सेकेंडरी वॉल बनेगी, तो देन मिडिल लैमिला डिजॉल्व हो जाएगी। किसकी बनी हुई है केमिकल कंपोजिशन, आप मिडिल लैमिला की नोट करेंगे, एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। मिडिल लैमिला इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। उसके बाद जैसे प्राइमरी वॉल पे आप आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्राइमरी वॉल के अंदर मौजूद है। प्राइमरी वॉल जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट है, जैसे हमारे जहन में होता है कि मिडिल लैमिला फर्स्ट प्रोडक्ट है, नहीं, मिडिल लैमिला जस्ट एक सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू डॉटर सेल, ये फर्स्ट प्रोडक्ट नए सेल की प्राइमरी वॉल होती है, सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लास्ट। यंग सेल्स जब होते हैं तो उस वक्त ये थिन एंड इलास्टिक होते हैं, जब ये सेल मैच्योर हो जाता है तो प्राइमरी वॉल जैसे जरा ये थिक और हार्ड हो जाती है। जो मेन क्वेश्चन है इस पैरा के अंदर या इस पॉइंट पे वो ये है केमिकल कंपोजिशन, मेनी टाइम टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन ये एक बार आ भी चुका है, जैसे 1-2 बार आ चुका है। तो सेल्यूलोज प्राइमरी वॉल के अंदर जो हेमी सेल्यूलोज 50%, सेल्यूलोज 25%, पैक्टिक सब्सटेंसेस 25%। जो प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन है आपने नोट करनी है, 50% हेमी सेल्यूलोज, 25% सेल्यूलोज, 25% पैक्टिक सब्सटेंसेस है। हेमी सेल्यूलोज इतना ज्यादा क्यों होता है, उसका एक रीजन है, फॉर्म्स मैट्रिक्स इन विच सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर एम्बेडेड। कैसे, एक अरेंजमेंट हम देखते हैं, कि हाउ किस तरह से ये जो हेमी सेल्यूलोज है मैट्रिक्स के तौर पे काम करता है। तो आप देखिए ये जो बड़े आपको फाइब्रिल आपको नजर आ रहे हैं, ये बड़े फाइब्रिल सेल्यूलोज के फाइब्रिल है, मेन फाइब्रिल है। आप देखिए ये जो मिडिल लैमिला के बाद ये प्राइमरी वॉल बनी है, तो प्राइमरी वॉल के अंदर जिस तरह से ये सेल्यूलोज भी मौजूद है, 25% सेल्यूलोज मौजूद है, पर जो हेमी सेल्यूलोज होता है उसके अंदर जो है 50% इसकी कंपोजिशन होती है। ये ग्रीन लाइंस जो आपको जो नजर आ रही है, ऐसी ग्रीन इलस्ट्रेशन, ये हेमी सेल्यूलोज है, ताकि इसके अंदर जो है सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल एम्बेडेड हो सके, आगे जिस तरह से वॉल की फॉर्मेशन हो सके। तो उसके लिए जो हेमी सेल्यूलोज जो है, ये जो ऐसे फाइब्रिल जो होते हैं जो 50%, सेल्यूलोज फाइबर्स जो होते हैं 25%, पैक्टिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, पैक्टिक सब्सटेंसेस की जो परसेंटेज होता है दैट इज 25%। उसके बाद जैसे आप आएंगे सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल के बाद जैसे आप आएंगे सेकेंडरी वॉल पे, सेकेंडरी वॉल के अंदर जैसे एक वेरी इंपॉर्टेंट और की इवेंट होता है, लिग्निन की डिपोजिशन होती है, लिग्निन की डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज इनसाइड प्राइमरी वॉल होगी। उसके लिए मैट्रिक्स क्या था, हेमी सेल्यूलोज था, बड़े फाइब्रिल्स जैसे मौजूद है वो सेल्यूलोज फाइब्रिल है, क्रिस क्रॉस मैनर की सूरत में होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर की सूरत में जैसे ऐसे फाइब्रिल्स अरेंज होते हैं, और इसके अंदर जैसे सेल्यूलोज भी होता है और भी मिक्सचर ऑफ सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज टाइप चीजें होती हैं। मेन कंपोनेंट इसके अंदर जैसे सेल्यूलोज प्लस लिग्निन, जब लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है तो सेकेंडरी वॉल बहुत ही रिजिड हार्ड हो जाती है, रिजिड हार्ड लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से होती है। लिग्निन की डिपोजिशन होगी तो सेल्यूलोज मजीद थिक, रिजिड और हार्ड होगी, लिग्निन की डिपोजिशन होगी। लिग्निन किस तरह से डिपॉजिट होगा, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं लिग्निन की डिपोजिशन। येलो कलर, ये जैसे आप सेल्यूलोज के फाइब्रिल्स हैं, इसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स 80 माइक्रोफाइब्रिल्स मौजूद हैं। लिग्निन ये और ये जो छोटे छोटे फाइबर्स आपको येलो कलर के नजर आ रहे हैं मैट्रिक्स के साथ, ये लिग्निन होता है, लिग्निन है, ठीक है, इसे लिग्निन कहते हैं। बाकी जैसे ये ब्लूइश कलर की छोटी लाइंस हैं, ये अदर जो है हेमी सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल होते हैं, ये सेल्यूलोज के, ये लिग्निन की डिपोजिशन होगी तो सेल वॉल मजीद थिक, रिजिड और हार्ड होगी। आखिरी पॉइंट पे आते हैं आज के दिन के हवाले से, आखिरी पॉइंट कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल का फंक्शन प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, शेप, प्रोटेक्शन, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सबसे आउटर मोस्ट कवर या बाउंड्री है
तो ये सब जो है प्रोटेक्शन सपोर्ट वगैरह ये सब जो है सेल वॉल प्रोवाइड करेगी। और सेल वॉल की एक खास तौर पे नेचर है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, परमिएबल भी है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर है तो ये वाटर को जो एब्जॉर्ब कर सकती है, इम्बाइबिशन ऑफ वाटर, इम्बाइबिशन सिंपली हम इसे कहेंगे ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक। तो जाहिर है ये ऐसा अमल जर्मिनेशन ऑफ द सीड होता है तो उस वक्त जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा। तो अगर ये सेल्यूलोज जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर, सेल बेसिकली सेल्यूलोज हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, मेन कंपोनेंट सेल वॉल के अंदर जैसे सेल्यूलोज है, इस वजह से इम्बाइबिशन ऑफ वाटर होगी, देन जर्मिनेशन ऑफ सीड पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसी तरह से जब भी सेल वॉल की डिपोजिशन होती है, चंद एक ऐसी पॉइंट्स होती है जहां पे सेल्यूलोज की डिपोजिशन नहीं होती है, वहां पे गैप बन जाते हैं, स्पेस बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं, जिन्हें कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, डेस्मा सिंगुलर डेस्मेटा प्लूरल, जिसके जरिए एक सेल के मटेरियल दूसरे सेल के अंदर जैसे दाखिल होते रहते हैं, मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन टू सेल इज फैसिलिटेटेड बाय द प्लाज्मोडेस्मेटा। कैसे प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं? जिस तरह से ये सेल वॉल की डिपोजिशन नहीं हुई है, इस जगह पे सेल वॉल की डिपोजिशन नहीं हुई है तो ये एक पोर बन गए, और इन पोर को क्या कहेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा कहेंगे, जिसके जरिए क्या होगा, एक सेल के मटेरियल दूसरे सेल के अंदर मटेरियल ऐसे आ सकते हैं। तो इन पोर्स को हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्मा सिंगुलर डेस्मेटा प्लूरल। तो जितने भी ऐसे सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन होती है इन प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए। प्लाज्मोडेस्मेटा ये कनेक्शंस हैं, मैनी कनेक्शंस ऐसे मौजूद होते हैं, सेल टू सेल कनेक्शन, जिन्हें हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा। अच्छा, फुल एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट के हवाले से जैसे एक और हम क्लास रखेंगे इवनिंग के अंदर, कोई एक आपको टाइम देंगे बिकॉज टाइम कम है, और इसके अंदर हम आपका जो सिलेबस कोशिश करेंगे कंप्लीट करवाने के लिए। आप भी थोड़ा सा टाइम निकालें ताकि जो है एक और क्लास हो सके। और फर्स्ट ईयर जो हाफ एंट्री के लिए जो एक अभी जो हमने पढ़ा है एडिशनल पॉइंट्स क्या होंगी डेली बेसिस पे, तो उनके लिए भी एक बायो का ऑनलाइन क्लास होगा, बायो का एक ऑनलाइन क्लास होगा। फुल एंट्री के लिए बायो का एक ऑनलाइन क्लास होगा, हाफ एंट्री के लिए सी होगा।